हेलो स्टूडेंट्स, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आज का सब्जेक्ट बायोलॉजी आप देख रहे होंगे कि आपके बगल में चल रहा होगा, पेपर दिख रहा होगा। ऐसे ही पेपर सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाएगा। आपको 3 मॉडल पेपर हम सॉल्व प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें से 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं पेपर सेट में जरूर ये क्वेश्चन फंसेंगे। आप लोग जरूर पढ़ के जाइए और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों में अगर कंपटीशन होगा तभी नंबर का एक मतलब निकलता है। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आज का सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट से रहेगा और आपका मॉडल पेपर 2022 का आज से स्टार्ट है। मैं सभी प्रकार के मॉडल क्वेश्चनों को अब बारी बारी से सॉल्व करता चलूँगा, और जो कि बेस्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन में 100% फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन मॉडल पेपर में बनाए हैं, या उम्मीद है 100 में से 101% 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं फंसेगा, निश्चिंत फंसेगा। बशर्ते आप देखिए, 1.5-2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और आप अच्छे से अगर उसको याद कर लेंगे, संरचना फिगर अच्छे से बना लेंगे, तो 70 में न कम से कम तो 68 आप 100% पा जाएंगे और 30 नंबर उधर से पा जाएंगे अपने स्कूल की तरफ से। आपका लगभग 95 से 98 के बीच में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। आपके बीच अब आपके बीच दिख रहा होगा। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कौन किस पार्ट का कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपको किस हिसाब से याद करना होगा, किस हिसाब से अपने पेपर सेट में करना होगा। तो ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है इकाई 1 यानी जनन पार्ट से पूछेगा। ये 3 जनन पूछेगा। पहला होगा आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा होगा मानव जनन और तीसरा होगा जनन स्वास्थ्य। तो ये ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये जो है 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी जनन पार्ट से हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। जैसा कि 5 पार्ट आपके लेसन में दिए गए हैं, पांचों पार्टों को पहले हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपके मॉडल पेपर तरफ, जो कि पूरे आपके क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन पेपर में करना होता है, आपको उतना समय में आपको करके दिखाएंगे पूरे अच्छे से। तो ठीक है, तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। ये जो हमारा दूसरा पार्ट है विद्यार्थियों, वो है आपके बीच दिख रहा होगा इकाई 2 यानी आनुवंशिकी। अब हम आपको आनुवंशिकी चैप्टर से बताएंगे कि पहला स्टेप में है हमारा वंशागति और विविधता और मेंडलीय वंशागति। ठीक, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। और मेंडलीय अनुपात से विचलन, ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप जो होगा हमारा वो होगा वंशागति और आणविक। तो ये विद्यार्थियों जरा ध्यान रखिए, इस चैप्टर से हमारा अंक रहेगा 18 नंबर का। कितने अंक का रहेगा जरा ध्यान रखिए, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 नंबर का। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और सबसे हाईएस्ट नंबर इसी लेसन से रहेगा। और अब आपको हम बताना चाहेंगे जो तीसरा पार्ट है। ध्यान रखिए तीसरा पार्ट कौन सा है। तो विद्यार्थियों आपके बीच जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये मेरा तीसरा पार्ट है। तो ये जो हमारा पहला स्टेप है वो है मानव स्वास्थ्य और रोग, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है हमारे आपके बीच दिख रहा होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये दोनों स्टेप से इस जीव विज्ञान और मानव कल्याण पार्ट से पूछा जा सकेगा। तो ये आपका अगर नंबरिंग की बात करें तो ये मेरा नंबर 14 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का। ये 14 नंबर का आपके पेपर सेट में पूछा जाएगा। और अब आपको चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये चौथा पार्ट है हमारा विद्यार्थियों, देख रहे होंगे आप, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इस पार्ट से आपको पहला स्टेप है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये दिख रहा होगा। और दूसरा स्टेप है हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, इस स्टेप से हमारा चौथा पार्ट जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से ये नंबरिंग अगर इसकी बात करें तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा।
और अब पांचवा पाठ है जो हमारा आपके बीच, तो वो है आपके बीच दिख रहा होगा। जो पांचवा पाठ है विद्यार्थियों दिख रहा होगा, इकाई 5 यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इस पाठ से आपका पहला स्टेप रहेगा जीव और पर्यावरण, और दूसरा स्टेप रहेगा विद्यार्थियों जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पांचवा। तो आपको ये पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये नंबरिंग अगर इसकी बात करें तो ये नंबरिंग पूछा जाएगा 14 नंबर का। कितने नंबर का? 14 नंबर का। ध्यान रखिएगा, ये 14 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाएगा इस पार्ट से। अब हम आपके बीच लाते हैं, देख रहे होंगे आपके बीच, अब आपके बीच दिख रहा होगा विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा। अब आपको अंक विभाजन की बात करें तो देख रहे होंगे प्रश्नों का प्रकार आपका यहाँ पर ये दिख रहा होगा, और ये प्रश्न संख्या दिख रहा होगा, कितना कितना इस बहुकल्पी से पूछा जाएगा, कितना प्रश्न अतुल्योत्तरी से, ये सब यहाँ पर सब बताया गया है। और ये अंक बताया गया कितने नंबर से कितना क्या पूछा जाएगा, पूरा योग यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब आपको बताएंगे पहला स्टेप हमारा रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक नंबर का रहेगा, और 4 नंबर का हमारा ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। ध्यान रखिएगा। और दूसरा है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये एक एक नंबर का रहेगा, और ये 5 नंबर का ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद है हमारा आपके बीच वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। देख रहे होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का रहेगा, जो कि ये 5 क्वेश्चन रहेगा, और 2-2 अंक का रहेगा, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 पंचे 10 नंबर का ये हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्नों का 10 अंक मिल गया इसका। उसके बाद हमारा आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबरिंग का रहेगा, और ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, और ये 3 अंक का रहेगा। ठीक है, तो 12 36 अंक का हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। और उसके बाद हमारा एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी जो हमारा बड़े प्रश्नों में होता है, तो ये हमारा 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3-3 नंबर का रहेगा। और सॉरी, ये 5 है, ये 5 अंक का रहेगा, और 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी 5-3 15 अंक का पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर हम पूरी प्रश्न संख्या की बात करो तो ये हमारी कुल प्रश्न संख्या आती है 29 प्रश्न संख्या पूछी जाएगी। और कुल नंबरिंग की बात करें तो हमारा ये जो नंबर है, तो नंबर मैंने जोड़ा तो हमारा आएगा 70 नंबर, यानी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा आपके स्कूल की तरफ से, और 70 नंबर हमारा एग्जामिनेशन की तरफ से होगा, जहाँ मेरा सेंटर होगा, जहाँ मेरा पेपर हो रहा होगा। ठीक है, यह हुआ हमारा इतना। अब आपके बीच मैंने इस सब बातें बता दिया है। अब आपके बीच में एक मोटिवेशन देना चाहूँगा, उसके बीच अब आपको आपके मॉडल पेपर की तरफ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जहाँ डाउट लगेगा मुझे कमेंट में तुरंत बताइएगा, मैं आपको अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो मोटिवेशन ये है विद्यार्थियों, आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो विद्यार्थियों, आज से आप बाजी लगा लीजिए कि मुझे टॉप करना है तो करना है। तो ठीक है, इसी मोटिवेशन कड़ी के साथ अब डीसीपी सर आपके बीच ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से तन मन धन लगाकर वीडियो को देखिए, और फुल गारंटी के साथ कहते हैं अपने परीक्षा से तुम्हें अच्छा अंक प्राप्त करिए, और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल का नाम रोशन करिए, और सभी जगह जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी टाइम से क्लासेज ले सकें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल है, इस पे आप पढ़ रहे हैं, और जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, यानी जीव विज्ञान आपका विषय चल रहा है, और ये क्लास यानी कक्षा 12 की बात चल रही है, और ये पूर्णांक 70 का है, ध्यान रखिएगा। और समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, इतना आप ध्यान रख लिए। उसके बाद आपको निर्देश में हम आपको बताते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है।
कितने मिनट? 15 मिनट, ध्यान रखिएगा। और नोट में आपको बताना चाहेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। इसमें भी आपके मॉडल पेपर में भी आपके बीच प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या, कितने नंबर का अंक निर्धारित है वो भी आपके बीच सब निर्धारित रहेगा। ओके, अब आपके बीच स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन पेपर। आपके बीच पहला क्वेश्चन यही है विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा है, यानी 1 नंबरिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर क्वेश्चन है? मिलर के प्रयोगों में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। तो विद्यार्थियों मैं आपको पूरा व्याख्या सहित बताऊंगा, और टीचर का यही फोकस पड़ता है कि वो पूरा एक्सप्लेन में बताए, तभी स्टूडेंट और अच्छे समझेगा। और टाइम नहीं लिखिएगा कि सर ने इतने घंटे में पढ़ाया, हमारा पेपर से 3 ही घंटा का था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं पूरे व्याख्या से बताऊंगा, आपको अपने पेपर में 3 घंटे के अंदर करना होगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, हमने बताया आपको शिकागो, ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हेराल्ड यूरे, ध्यान रखिएगा, हेराल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर ने सन 1953 में, कब? सन 1953 में, ध्यान रखिएगा, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए थे। उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति के प्रयोगशाला में जांच की। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया, ठीक है, गैस 2:1 के अनुपात में ली। यानी हमारा किसमें ऑप्शन सही है? सी वाला, यानी थर्ड वाला, 2:1 के अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ये वाला आंसर सही हो जाए। कौन वाला? ऑप्शन सी, यानी तीसरा नंबर। ठीक है, ये आप कर देंगे तो आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। अब आपको दूसरे ख नंबर पर चलते हैं। अब देखते हैं ख नंबर किस टाइप का क्वेश्चन है। ख नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आपके बीच है, सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी कॉकरोच। तो आपको इसमें बताना होगा कि तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों मधुमक्खी। तो अब आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इससे कीट वर्ग की बृहत राशि की कल्पना की जा सकती है और कीटों के अनेक वर्गों में सामाजिक संगठन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। ऐसे कीटों के उदाहरण हैं सामाजिक ततैया, सामाजिक मधुमक्खियाँ एवं चींटियाँ। सभी सामाजिक कीट बहुरूपी होते हैं, अर्थात एक स्पीसीज में कई स्पष्ट समूह होते हैं। तो आपके बीच तीसरा क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन, वह जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों। और पहला ऑप्शन है SV40, दूसरा ऑप्शन है PBR 327, तीसरा ऑप्शन है PVC, चौथा ऑप्शन है PBR 322। तो आप इसमें बताएंगे, थोड़ा जानकारी रखिए कि ऐसे प्लाज्मिड्स ही वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं और सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड PBR 322 ही है। ध्यान रखिएगा, PBR 322 ही है और था, और जिसे ई कोलाई के, ध्यान रखिएगा, ई कोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। किससे? प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। ठीक है, आपको इतना बताना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और अब घ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके बीच घ नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा SO2। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रदूषकों को प्राथमिक या द्वितीयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
प्राथमिक प्रदूषक वे तत्व हैं जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित हुए हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से राख, मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कारखानों से निकलने वाली सल्फर अब नेक्स्ट डाइऑक्साइड क्वेश्चन की गैस। ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके बीच दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का क ये है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो आप बताइए कि वंशागति है क्या। जानिए थोड़ा सा कि आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को हम वंशागति कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा परिभाषा ये वंशागति का। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो आप बताइए कि सटन व बोवेरी। कौन? सटन व बोवेरी। बोवेरी, ध्यान रखिएगा। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं SUTTON एंड BOVERI। ठीक, ये हुआ हमारा, यानी सटन व बोवेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब 2 का ख पर चलते हैं। तो स्टूडेंट आपके बीच 2 का ख नंबर क्वेश्चन यही है कि जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आप बताइए कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। किस कारक को जीन कहते हैं? मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है, जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछता है तो आप बताइए कि जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किस गुणसूत्र पर? जीन गुणसूत्र पर। ठीक, ये हुआ। तो आप खट से नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी के साथ अब आपको 2 का ग नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए। अब आपके बीच 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि 1966 से 1967 तक प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। किसको? आप बताएंगे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को जनक माना जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप इतना बताएंगे आप और अच्छे से एग्जामिनर समझेगा कि स्टूडेंट बहुत अच्छा इसको नॉलेज है और अच्छे से नंबर आपको मिलेगा। आप वैसे ही बताएंगे जैसे मैंने बताया है कि 1966 से 1967 के बीच प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने को प्रोफेसर माना जाता है। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इतना आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का घ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाहित मूल या वाहित मल प्रदूषण क्या है। तो आप बताएंगे कि प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है और इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। इतना आपको बताना होगा। उसके बाद आप फर्स्ट वर्जन में डाल के आपको बताना होगा कि वाहित मल जिसे सीवेज कहते हैं में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकी जनित होते हैं
और दूसरे नंबर पे आप डालेंगे कि वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है और इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इतना आपको बताना होगा, खट से आपका नंबर ऐड हो जाएगा। एग्जामिनर भी सोचेगा कि बहुत अच्छा इस विद्यार्थी ने लिखा है, इसको पूरा नंबर क्यों न दिया जाए। ठीक है, अब इसके बीच अब हम प्रश्न 2 का लास्ट क्वेश्चन अंगा वाला बताएंगे, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन वो भी है। के बीच दूसरे क्वेश्चन का अंगा नंबर क्वेश्चन ये है कि आणविक कैंसियाँ क्या हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आप बताइए कि आणविक चिन्ह जो अणु डीएनए खंड या क्रम गुणसूत्र या क्रोमोसोम चित्रण में चिन्हन जीन की तरह उपयोग किए जाते हैं, आणविक चिन्ह या मोलिकुलर मार्कर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आपके बीच तीसरा का क्या नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। तो आप बताइए कि जैसा कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। एक तरफ हेडिंग डालिए प्रभाविता, एक तरफ डालिए अप्रभाविता। तो ऐसे ही आप जैसे हमने बनाया है ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा स्कोर और मिलेगा। आप प्रभाविता में बताइए कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभाव हो जाता है, आप ऐसे बताइए। और आप अप्रभाविता में बताइए कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिपा या दबा जाता है। दूसरे में आप ये बता सकते हैं कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विषाक्ती गुण के युग्म दिखाई देते हैं, ऐसे बताएंगे। और उसके बाद आप बताएंगे अप्रभाविता में कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपसीसी या विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थिति किंतु प्रकट नहीं होती है। ठीक है, इतने आप बता देंगे, 2 नंबर खट से पा जाएंगे। जैसा कि तीसरे का ख आपको अब बताएंगे कि mRNA और tRNA में अंतर बताइए। तो आप बताएंगे अब mRNA और tRNA में डिफरेंट यानी अंतर। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे अलग अलग, mRNA और tRNA का अलग अलग, और उसके बाद क्रम संख्या यहाँ पर डालेंगे, तो और सब फोकस पड़ेगा कि हाँ विद्यार्थी और अच्छा है। तो आप बताएंगे पहले में कि यह कोर्स सूचनाएं ले जाता है, और दूसरे में बताएंगे यानी tRNA में कि ये एमिनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है, वह पॉलीपेप्टाइड में इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूल ले जाता है। ठीक है, अब दूसरे में आप बताएंगे इसमें नाइट्रोजन समक्षार और रूपांतरित नहीं होते, और आप बताएंगे tRNA में कि इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरे में आप बताएंगे कि इसका आणविक भार 2 लाख से 5 लाख होता है। उसके बाद आप बताएंगे tRNA में कि इसका आणविक भार 25,000 से 30,000 तक होता है। ठीक है, इतना आप बता देंगे, आपको खट से 2 अंक मिल जाएगा, और एग्जामिनर भी सोचेगा कि बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब आपको हम तीसरे का ग वाला क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे ही लगे रहिए, अच्छे समझिए, और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, याद करके जाइए। 100% उम्मीद के साथ कह सकते हैं क्वेश्चन पूरा फंसेगा। तो हाँ विद्यार्थियों, आपके बीच हम 3 का ग नंबर क्वेश्चन अब बताएंगे, यानी जीव की उत्पत्ति के संबंध में कोएसरवेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे कि कोएसरवेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि कोएसरवेट्स का निर्माण यानी जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोएसरवेट्स, आदि सागर के गर्म सूप में विविध यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए यौगिकों का बनते रहते हैं, और प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों की विशेषतया विद्युतावेशी प्रोटीन्स का अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल
कण यानी कोलाइडल पार्टिकल जिसे कहते हैं बना लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आप बताइए कि आदि सागर में ऐसे ही कण बने और इन्होंने फिर छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडल तंत्र बनाए। इन्हीं बूंदों के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के विद्युतावेश के कारण सतह पर जल की छोटी बूंदें चिपक जाती थी और इन्हीं कोलाइडल बूंदों को सिडनी यानी फॉक्स ने प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर्स जिसे कहते हैं प्रोटीनोइड माइक्रोस्फेयर कहा जाए। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि विरोधी आवेशों की या विरोधी आवेश की इन कोलाइडल बूंदों के एक दूसरे से चिपक जाने पर अधिक ओपेरिन ने कोइसरवेट्स का नाम दिया। उन्होंने अपने प्रयोगों में जिलेटिन गोंद आदि से कृत्रिम कोइसरवेट्स बनाए। उसके बाद आप बताइए कोइसरवेट्स के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। तो आप बताइए, पहला है ये जैविक प्रोटीनों के मिश्रण से निर्मित होते हैं। दूसरा है ये अस्थायी होते हैं। तीसरा है ये अपने आप ही नष्ट होते रहते हैं। ठीक, इतना आप बता देंगे, खट से आप नंबर ऐड हो जाएगा। आपको इतना अच्छे से समझ लेना है, याद करके जाना है। ये 100% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में फंसेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। ऐसे ही पूरा अच्छे से रट लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया नहीं बाद में पछताने का मौका मिलेगा। जैसा कि विद्यार्थियों आपके बीच 6 नंबर क्वेश्चन है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, और ऐसा भी पूछ सकता है कि बायोपायरेसी क्या है। ठीक है, ये जैसा कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा है, 21 में नहीं पूछा है। इसका मतलब ये निकलता है कि 21 में ज़रूर पूछा नहीं था, लेकिन 22 में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए और ये इम्पॉर्टेंट है। आप बताइए कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, खट से आपका नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अंगा वाले नंबर पर चलते हैं। आपके बीच तीसरा का अंगा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भोपाल गैस त्रासदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप बताइए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र CH3NCO है। ध्यान रखिएगा, CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया कीटनाशक संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर 1984, याद रखिएगा विद्यार्थियों, 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था और मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग रबड़ और चिपकने वाले पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, आप इतना बता देंगे, आपका नंबर ऐड हो जाएगा और एग्जामिनर में सोचेगा विद्यार्थी अच्छा न लिखा है, इसको नंबर क्यों ना दिया जाए। ठीक है, अब हम आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4 का क पर चलेंगे, जो कि वो 3 नंबरिंग का क्वेश्चन है। आपके बीच चौथा का क नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस में वर्धी प्रजनन को बताइए। ये जैसा कि ये 3 नंबर का है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप बताइए कि ब्रायोफाइटस में वर्षी प्रजनन, ब्रायोफाइटस के युग्मकोद्भिद में अनेक प्रकार के वर्षी प्रजनन होता है। उदाहरणार्थ अगर देखा जाए तो जैसे विखंडन, जेमा, कंदे, परंतु पत्र प्रकालिका द्वारा विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्र भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं और जिन्हें जेम्यूल कहते हैं, याद रखिएगा, जेम्यूल कहते हैं। ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधों को जन्म देती हैं। पौधों के कंद तथा पुंततु भी नए पौधों को जन्म देते हैं। और ब्रायोफाइटस में पत्र प्रकालिकाओं द्वारा भी वर्धी प्रजनन, इसे हम वर्धी प्रजनन या वर्षी प्रजनन भी कहते हैं। और वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र प्रकालिकाओं कहलाती हैं। और वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र प्रकालिकाएं कहलाती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं तथा अनुकूल मौसम में इनकी अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं
जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करती तथा प्रकालिकाएं वृद्धि करके नवीन पौधे बनाती हैं। ठीक है, आपको इतना बताना होगा। अब आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा और आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न में है कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये जैसा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बताइए। पहले मैं एक आपको हिंट देना चाहूँगा, इसके वजह से हम थोड़ा बताना चाहूँगा, उसके बाद आपके बीच फिगर स्केच करूँगा संरचना। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़ लिखिएगा और प्रैक्टिस करके जाइएगा, ज़रूर फंसेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट है। आप बताइए कि शुक्रजनक नलिका क्या है। तो बताइए कि वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं का यानी जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस हर्बल्स से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं यानी जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स के समूह में स्थित होते हैं। इन्हें लेडिंग कोशिकाओं यानी लेडिंग सेल्स जिसे कहते हैं भी कहते हैं और इनके स्रावित पर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। इतना आप बताइए। उसके बाद आपके बीच अब मैं फिगर स्केच कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आप देख सकते हैं ये जो हमारी बसें जैसे यानी जो भी यातायात हैं, देखिए टहल रही हैं सभी चारों ओर से। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। आपके बीच लिख दे रहे हैं INTERSTIAL। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक, और ये वाली जो हमारी है, कौन वाली, ये वाली लाइन, ये जो हम देख रहे हैं ना बिंदी बिंदी है, इसको हम कहते हैं स्पर्माटोजोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्माटोजोनिया। ठीक है, और ये वाली जो हमारी है लाइन यानी ये, इसको कहते हैं स्पर्माटोजोआ। क्या कहते हैं, स्पर्माटोजोआ। SPERMATOZOA। ठीक, स्पर्माटोजोआ इसे कहते हैं। और ये वाली जो हमारी लाइन है, कौन वाली, ये देख रहे हैं, ये मतलब कि ये इस वाली लाइनों के गुच्छा की स्टॉम्प्टिक्ट है। ये कोशिकाओं के अंदर इलोच्छंस है, इसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं, किस नाम से, सर्टोली सेल्स। SERTOLICELLS। ठीक, सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये हुआ हमारा ए नंबर। ठीक है, ये नंबर हुआ। तो अब आपको बताएंगे, ये तो हुआ हमारा शुक्रजनक नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय चित्रण। अब आपको बी नंबर बताएंगे एक भाग का वर्धित चित्र। ठीक, अब आपको बताएंगे कि स्पर्माटोजोआ जिसे कहते हैं, आप देख रहे हैं नीले रंग का जो छल्ला बना हुआ है ये, और ये इसे हम कहते हैं स्पर्माटोजोआ। क्या कहते हैं, स्पर्माटोजोआ। लिख भी दे रहे हैं SPERMATOZOA। ठीक है, स्पर्माटोजोआ हो गया ये। और उसके बाद आता है स्पर्मेटिड। देख रहे होंगे कि आप स्पर्मेटिड कहाँ है, ये वाली जो नीचे वाली छल्ली गई, ये नीले वाला छल्ला, इसे कहते हैं स्पर्मेटिड। SPERMATID। ठीक है, स्पर्मेटिड हो गया। उसके बाद हमारा होता है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। ये है, कौन सी है, ये वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसे कहते हैं। हमारा होगा SCONDARY, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। SPERMATOCYTE तो साइट हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देख रहे होंगे कहाँ है, यानी ये वाली है,
आप बताइए। ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी, ये हुआ हमारा इस प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्टोली सेल्स। आप देखते सकते हैं कि सर्टोली सेल्स कौन सी है, यानी ये वाली सर्टोली सेल्स, SERTOLICEALLS। ठीक है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा स्पर्मेटोगोनियम। आप देख रहे होंगे स्पर्मेटोगोनियम कहाँ है, यानी ये वाली स्पर्मेटोगोनियम। ठीक। ये तो हुआ हमारा बी नंबर। इसे हम कहते हैं एक भाग का वर्धित चित्र। देखिए ये वाला हम आपको बताए थे, वो वाला शुक्रजनन नलिकाओं के अनुप्रस्थ काट का आरेखीय चित्र पहले वाले में बता दिए थे। दूसरे वाले में ये एक भाग का वर्धित चित्र। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको अच्छे से लिखना होगा, पेपर में अच्छे से चित्र बनाकर नामांकन कर देना होगा। बस इतना ही आप करेंगे, आपका 3 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है। बस उसके बाद आपको बताएंगे अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सरोगेट माँ पर टिप्पणी लिखिए। तो आप बताइए कि सरोगेट माँ जिसे कहते हैं सरोगेट मदर, कपल के परिवार की महिला भी हो सकती है। आमतौर पर सरोगेट मदर ऐसी औरत होती है जिसके खुद के बच्चे भी होते हैं। सरोगेट माँ बच्चे को पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखती है। साथ ही साथ सरोगेट मदर यानी जिसे कहते हैं सरोगेट मदर की शारीरिक मानसिक जांच के साथ ही प्रजनन क्षमता को भी जांचा जाता है। विद्यार्थियों, आप इतना ही लिख देंगे, आपका नंबर स्कोर कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके बीच चौथा क्वेश्चन का घ नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। जैसा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना चाहिए और अपने परीक्षा में ऐसे लिखना होगा। ध्यान दीजिए कि डाउन सिंड्रोम को बताइए कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण, ध्यान रखिएगा, अनियमितता के कारण होने वाली परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों यानी जिसे कहते हैं क्रोमोसोमस की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन तलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका यानी एग सेल के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। 43 गुणसूत्रों वाली एक ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है और सिर गोल, होंठ नीचे की ओर को लटका रहा होता है और माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है। त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित यानी फ्लोडेड होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं और इसके जन्नांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता या मंगोलियन आइडोक भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप बताइए। खर्च से एग्जामिनर समझ जाए कि विद्यार्थी पूरी तरीके से पढ़ा है, इसको अच्छा नंबर देना चाहिए। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, आपके बीच क्वेश्चन है 5वां नंबर कि क्या नंबर है, समारंभन कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं। जैसा कि ये 3 नंबर का है, आपको भी दिख रहा होगा। अब आप बताइए कि समारंभन कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं। तो अधिकतर श्रृंखलाओं में AUG समारंभ कोडान होता है और यह मेथिओनिन नामक एमिनो अम्ल को कोडित करता है। इसी प्रकार सिस्टोन का अंतिम कोडान
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है। इसे समापन कोडान यानी 3 डायमेंशन कोडान कहते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि सिस्टोन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान यानी इंट्रिएशन कोडान कहते हैं और यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में आयोजित समारंभ कोडान होता है। यह मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल को कोडित करता है। इसी प्रकार सिस्टोन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है। इसी समापन कोडान को यानी 3 डायमेंशन कोडान कहते हैं और समापन कोडान 3 होते हैं, UAA, UGA तथा UAG। प्रारंभ में जब इनके कार्य का ज्ञान नहीं था तो यह निरर्थक कोडान यानी नॉनसेंस कोडान कहलाते थे। ठीक, आप इतना बताएंगे, आपका नंबर ऐड हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछा है 5वें नंबर परीक्षा पे कि ओपेरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि ये भी 3 नंबर का है, तो आप बताइए कि आदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने सन 1924 में, ध्यान रखिएगा, सन 1924 में भौतिकवाद का पदार्थवाद यानी मेटरलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए कि इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर से इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों स्टेप में बांट सकते हैं। पहला चरण परमाणु प्रावस्था, दूसरा चरण सरल अकार्बनिक यौगिकों का बनना और तीसरा चरण अकार्बनिक यौगिकों की संपत्ति या उत्पत्ति एवं उद्विकास का प्रारंभ और चौथा चरण जो है वो है कोलाइड्स कोएसरवेट्स बनना, रासायनिक स्वाधीनता अर्थात पृथ्वी के वातावरण का आक्सीकृत में अपचयित में बदलना। ध्यान रखिए, ये मोस्ट है। 5वां चरण है स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, विषाणु तथा प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। 6वां चरण है आपके बीच प्रारंभिक पूर्व केंद्र की प्रोकैरियोट जिसे कहते हैं कोशिकाओं की उत्पत्ति और 7वां चरण है स्वपोषण की उत्पत्ति एवं वनस्पति निर्माण सूत्र और 8वां चरण है यूकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति। तो इन 8 चरणों में ओपेरिन ने बताया कि पृथ्वी पर उत्पत्ति के समय कुछ ऐसा हुआ होगा। इसमें प्रयोग में लाने वाले वैज्ञानिक मिलर तथा यूरे थे जो ओपेरिन के शिष्य थे। अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डेन ने भी ऐसे परिकल्पना सन 1929 में दे दी थी। ठीक है, इतना आप बताएंगे, इतने अच्छे से आप याद करके जाइए तैयारी करके। ग नंबर क्वेश्चन है जैविक आवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप बताइए कि जैविक आवर्धन से अभिप्राय है हानिकारक रसायनों यानी जैसे DDT का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषक स्तरों के साथ बढ़ते चले जाना। धरती से विषैले रसायन जैसे कीटनाशक धातु आदि पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फिर इन पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीवों में प्रवेश हो जाते हैं और ऐसे करके जब मांसाहारी जीव इन जीवों को खाते हैं तो उनके शरीर में रसायनों की संघनता बढ़ जाती है। जैविक आवर्धन का स्तर पोषक स्तर के साथ बढ़ता जाएगा। तो यही कहने का मतलब जैविक आवर्धन से यही अभिप्राय है। आप केवल इतना ही लिखेंगे, नंबर ऐड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। यही क्वेश्चन पूछा है जो कि 3 नंबर का है। तो आप बताइए कि आप बताएंगे कि जिसे कहते हैं बायो कंट्रोल। आप बताइए कि पादप रोगों तथा पीड़कों यानी जिसे कहते हैं पेस्ट, ध्यान रखिएगा, के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिकों विधि यानी बायोलॉजिकल मेथड्स का प्रयोग ही जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायन और कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों के सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ठीक, उसके आगे आप बता सकते हैं उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। उसके बाद आप बताइए कि जिसे कहते हैं माइक्रोब्स ऑफ बायोफेरिलिजर्स। आप बताइए कि जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं और लिग्यूमिनस पादपों की जड़ी पर उपस्थित
ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम यानी जीवाणु के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। उसके बाद आप बताइए पीड़क तथा रोगों का या जैव नियंत्रण हेडिंग डालिए, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेट्स डिसीज। आप बताइए कि जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और बैक्टीरिया, इसे कहते हैं बैसिलस थूरिनजिएंसिस, ठीक है, ये बढ़िया से ध्यान में रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं नंबर कटिंग हो जाएगा, का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। इतना आप बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन में 6वां नंबर पूछा है, का नंबर के बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि ये भी 3 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। और अब स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर जो है, पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद बताइए कि बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है और जिसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल का जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, वेस्ट, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विडोलिन और स्टेरिंग जिसे कहते हैं ये भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिए, ज़रूर लिखना है, प्रकार का है। और विडोलिन हॉज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं और इसमें घुमावदार आधार होता है। किसमें, ये हमने बताया जो हॉज रिएक्टर, इसमें घुमावदार आधार होता है, जिसमें रिएक्टर के अंदर ही सामग्री को मिश्रण में सहायता मिलती है और विडोलक प्रतिकारक के अंदर की सामग्री को मिश्रित करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराते हैं। और प्रत्येक जीव प्रतिकारक रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन प्रदाय यंत्र, झाग नियंत्रण यंत्र, तापक्रम नियंत्रण यंत्र, पीएच नियंत्रण होता है। और इसमें से समय समय पर संवर्धित उत्पाद की थोड़ी मात्रा निकाली जा सकती है। ठीक, आपको बस इतना ही ध्यान करके अपने एग्जाम पेपर में लिखना होगा। बायोरिएक्टर जहाँ तक है उम्मीद है पूछे जाएगा प्रश्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके बीच 6वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 6वां का ख, एंजाइम चिकित्सा क्या है और यह जीन चिकित्सा से किस प्रकार से भिन्न है। जैसा कि ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि एक तरफ हेडिंग डालिए आप जीन थेरेपी और एक तरफ हेडिंग डालिए आप एंजाइम थेरेपी, ठीक। उसके बाद पहले स्टेप में आप बताइए कि जीन थेरेपी के अंतर्गत मानव शरीर से असामान्य या त्रुटिपूर्ण या विकारी, जिसे कहते हैं डिफेक्टिव, जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। वही आप दूसरे सेकंड वर्जन बताइए कि यानी एंजाइम थेरेपी की तरफ कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करा जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप बताइए जीन थेरेपी में कि यह विधि आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी है। उसके बाद आप एंजाइम थेरेपी में बता सकते हैं कि वह प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोगी है, यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोगी है और ये आनुवंशिक बीमारी के लिए। तो आप बताइए जीन थेरेपी में तीसरे वर्जन में कि इसमें विकसित जीन यानी डिफेक्टिव जीन को जीन लक्ष्य मोदन द्वारा स्वस्थ बनाकर आनुवंशिक रोगों से मुक्त किया जाता है। और आप एंजाइम थेरेपी में बताएंगे तीसरे स्टेप में कि इसमें रोगी से अस्थि मज्जा को शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर आनुवंशिक अभियांत्रिक यानी एडीए युक्त विषाणु से पार संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी से स्थापित किया जाता है, ठीक। इतना बताइए। उसके बाद चौथे स्टेप में आप बताइए, लास्ट स्टेप, जीन में कि जीन उपचार का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में किया जाता है, इसका इतना बताइए। और चौथे स्टेप में आप ये बताइए इसमें एंजाइम में कि एंजाइम थेरेपी का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसमें किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। अब जीन थेरेपी में 5वां स्टेप बताइए किसका उदाहरण भ्रूण उपचार है और एंजाइम में बताइए उदाहरण किसका उदाहरण SCID है जिसमें एडीए एंजाइम की कमी होती है, ठीक है।
इतना आप बता देंगे हेडिंग डाल के बढ़िया से, अच्छे से राइटिंग बैठाते हुए, और आपका नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां का ग नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों के बीच, अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। जैसा कि ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है, और अब आपके बीच हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, जरूर फंसेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग डालेंगे स्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा, और आप बताएंगे कि जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के साथ बारे में कहा, तो वह निश्चित था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। ठीक, उसके बाद बताएंगे कि जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण और संभोग, अस्थायी या साथी तथा अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा यानी इंटरस्पेसीफिक कंपटीशन कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न प्रजाति के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा यानी इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इस प्रकार स्पर्धाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। अब आप जानिए 2 प्रकार कौन कौन होती हैं। पहला है अंतरजातीय स्पर्धा, हेडिंग डालिएगा, उसके बाद आप बताइए कि इस प्रकार की स्पर्धा भिन्न भिन्न जातियों यानी स्पीसीज के सदस्यों के बीच एक ही प्रकार के संसाधनों यानी रिसोर्सेस का उपयोग करने के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जंतुओं में परभक्षी भक्ष्य यानी प्रेडेटर प्रे जिसे कहते हैं के संबंध में विभिन्न परभक्षी प्रेडेटर्स जंतु अपने भक्ष्य प्रे को पाने के लिए स्पर्धा करते हैं। पौधों में विभिन्न प्रजातियां प्रकाश यानी लाइट, पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स, वास स्थलों यानी हैबिट्स जिसे कहते हैं के लिए आपस में स्पर्धा करती रहती हैं। ठीक, अब आपको दूसरा स्टेप बताएंगे, वह है अंतरजातीय स्पर्धा। तो आप बताइए कि इस प्रकार का स्पर्धा एक ही जाति स्पीसीज के सदस्यों के बीच पाई जाती है, जिसमें एक ही जाति के विभिन्न सदस्य आवास, भोजन, सहवास सदस्य आदि के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया जाए तो फसल का मैदान, जहाँ तक एक ही जाति के पौधों के बीच सीमित संसाधनों के कारण इस प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है। ठीक, इतना आप लिख देंगे करेक्ट आंसर, तो आपको नंबर ऐड हो जाएगा। याद करने से मत घबराइए, पूरा जितना मैंने बताया पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, 100% के साथ कह सकते हैं आपका क्वेश्चन पूरा फंसेगा। 6 का घ नंबर क्वेश्चन है आपके बीच विद्यार्थियों, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि ये 6 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबरिंग क्वेश्चन रहेगा। अब आपको बताएंगे कि रेड बुक डाटा क्या है, तो आप बताइए और अपने परीक्षा सेट में ऐसे ही लिखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप बताइए, हेडिंग डालिए विश्व संरक्षण संघर्ष या संघ। तो आप बताइए कि वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन यानी WCU आप हेडिंग डालिए। उसके बाद आप बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN या IUCNNAR, ठीक है, इतना आप बताएंगे भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, अच्छे से लिखेंगे, पूरा इस पे गौर करते हैं। एग्जामिनर के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है, और इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, और जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे में से गुजर रहे हैं, और इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड, कहाँ स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। इसमें उल्लेखित 4 स्तनी इस प्रकार से हैं: काला हिरण, चीतल, चिंकारा और तेंदुआ। ठीक है, इतना आप अच्छे से लिखेंगे और आपका नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि विद्यार्थी ने किस प्रकार से अच्छे से लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि विद्यार्थियों आपके बीच 7वां नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में कह के दिया है पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अच्छे से आपको लिखना होगा। और जो भी अगर सचित्र वर्णन पूछा तो आप सचित्र वर्णन बताइए। तो विद्यार्थियों हमें 2022 वाले बोर्ड की परीक्षा में हमें ज़्यादातर उम्मीद है अथवा वाला, ये जो नीचे वाला लिखा है पर परागण में होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए, आपको यही बताएंगे। उसको आप अपने किताब में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संरचना बनाकर समझ लीजिएगा। फिलहाल अगर समय रहेगी तो मैं अगले वीडियो में अच्छे से बना दूंगा। तो आपको इसमें बताना होगा पर परागण में, अब आपको बताएंगे अच्छे से। उम्मीद है 100% यही फंसेगा, अच्छे से पढ़िए विद्यार्थियों। अब बताइए आपके बीच पर परागण से लाभ, आप हेडिंग डालिए जिसे कहते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब बताइए पर परागण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये लाभ हो गया। दूसरा नंबर, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े भारी स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं जिससे उपज बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर आप बताएंगे कि इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े भारी स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आप बताएंगे लाभ में कि पर परागण द्वारा रोग अवरोधक यानी डिसीज रेजिस्टेंट जिसे कहते हैं नई जाति तैयार की जा सकती है। और 5वें नंबर पर आप बताएंगे पर परागण से अनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद 6वें नंबर पर बताएंगे लाभ में कि पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई प्रजातियां यानी न्यू वैराइटीज उत्पन्न होती रहती हैं जिनमें नए गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। आप इतना बताएंगे लाभ में। उसके बाद अब आपके बीच आगे हम हानि बताएंगे कि हानि में क्या करना होता है। अब आपके बीच बताएंगे पर परागण से हानि, हेडिंग डालेंगे। अब बताएंगे जिसे कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप बताइए कि अनेक लाभ होते हुए भी पर परागण से निम्नलिखित हानियां भी हैं। तो आप बताएंगे पहले नंबर पे कि पर परागण की क्रिया अनिश्चित यानी यूनिक्रिएटेन होती है क्योंकि परागण के लिए यह वायु जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। दूसरे नंबर पर बताएंगे कि परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप बताएंगे कि पर परागण के लिए पुष्पी की या पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथे नंबर पर आप बताएंगे कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है जिन सब में अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। आप 5वें नंबर बताएंगे कि पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। और 6वें नंबर पर आप बताएंगे कि परागित बीज सदैव संकर हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, इतना आप बता देंगे तो खट से नंबर ऐड हो जाएगा 5 नंबर, खुशी खुशी आप अच्छे से नंबर पा जाएंगे। तो अब आपके बीच हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे और उसके बाद लास्ट और रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। हाँ विद्यार्थियों, आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन है एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो अगर आपको बताएं विद्यार्थियों तो इसमें भी यही अथवा वाला क्वेश्चन मोस्ट लग रहा है क्योंकि ये भी करीब वो लगातार पूछा था, ये लगातार नहीं पूछा। इस बार शायद उम्मीद है 100% पूछेगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं वीडियो में बना देता हूँ। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, जैसा मैं बताऊँ वैसे आप याद करके जाइए, ज़रूर आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए रोग जनक। उसके बाद आप बताइए कि मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मैलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इस जीव के प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, उसके लिए आप लक्षण हेडिंग डालेंगे। आप बताएंगे इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। और दूसरे में बताएंगे कि रोगी की तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। और तीसरे में बताएंगे कि रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मिचलता है। और चौथा नंबर बताएंगे रोगी का मुंह सूखने लगता है। 5वें नंबर बताएंगे रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ठीक, इतना बताएंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे उपचार। तो उपचार में बताएंगे मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्ष से कुनैन एक परंपरागत, ध्यान रखिएगा 300 वर्ष से कुनैन एक परंपरागत
औषधि बनी हुई है। ईस्ट डच ईस्ट इंडीज भारत पेरू लंका आदि देशों में सिंकोवा वृक्ष की छाल के सस से बनाई जाती है। किस छाल के सस से? सिंकोवा। ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम का सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ एटीब्रिन, ठीक है, और बेसिक्विन, एमिसिक्विन और मेलोसाइड, मेलोब्रिन और निक्वेसिन यानी निवाक्विन और रेसिन और क्या बोलते हैं क्लाइपेक्विन, क्लोरोफिक्विन और आदि आजकल प्रचलित हैं। और पेल्यूडिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन और डेराप्रिन, प्राइमिक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती है। ठीक है, आप इतना अच्छे से लिख देंगे, आपका 5 नंबर बन जाएगा। बहुत मेहनत पड़ रही है। हेलो विद्यार्थियों, आपके बीच 9वां नंबर क्वेश्चन है। लिखा है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन को उदाहरण से समझाइए। जैसा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। अब आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब आपके बीच हेडिंग डालना होगा अनुकूलन। तो बताइए पौधों की बाह्य आकारिकी तथा आंतरिक संरचना, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, पर उनके वातावरण को प्रभाव पड़ता है। पौधों में अपने आप को वातावरण में समायोजित करने की सामर्थ्य होती है, जिसे अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पौधों में अनुकूलन से तात्पर्य उन विशेष बाह्य अथवा आंतरिक लक्षणों से है जिनके कारण पौधे किसी विशेष वातावरण में रहने, वृद्धि करने, फूलने और फलने तथा प्रजनन के लिए पूर्णतया सक्षम होते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इन विशेष पारिस्थितिकी अनुकूलनों तथा आवास के आधार पर पौधों को भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी समूह में रखा गया है। तो जो निम्नलिखित 4 हैं। पहला है जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइटिस, दूसरा है शुष्कोद्भिद यानी मरुद्भिद जिसे कहते हैं एक्सट्रोफाइटिस, और तीसरा है आपके मध्योद्भिद यानी समोद्भिद जिसे कहते हैं मीसोफाइटिस, और चौथा है लवणोद्भिद यानी हैलोफाइटस। अब आपके बीच हम उसके पार्ट बताएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो पहला है आपके बीच जड़ों में अनुकूलन। तो आप बताइए पहले में कि मूलरोम यानी जिसे कहते हैं रूट हेयर्स अनुपस्थित अथवा कम विकसित होते हैं। दूसरा होता है मूल गोप यानी जिसे कहते हैं रूट कॉप्स, प्रायः अनुपस्थित होती हैं। कुछ पौधों में उदाहरण अगर देखा जाए तो समुद्र शोक यानी इच्छोराया तथा पिस्टिया यानी पिस्टिया में। यह हुआ हमारा जड़ों में अनुकूलन। अब आपके बीच बताएंगे तनों में अनुकूलन। तो आप बताइए तनों में अनुकूलन क्या होता है। पहला एक हेडिंग में आप बताइए, उतना ही आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए मैंने 60 करके बनाया है। तो पहले में आप बनाएं जल निगम। पौधों में तने प्रायः लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं, जिससे पानी के बहाव के कारण इन्हें हानि होती है। ठीक है, अब आपके बीच हम बताएंगे पत्तियों में अनुकूलन। तो अब बताएंगे तीसरा नंबर है पत्तियों में अनुकूलन। तो आप बताइए कि सिंघाड़े यानी जिसे कहते हैं ट्रोपा तथा समुद्र शोक जिसे कहते हैं इच्चिरिनिया तो में पेड़वृंत फूला होता है और तथा स्पंजी होता है। तो आप बताइए कि कुछ जलस्थली यानी एम्फीबायस पौधों जैसे थिजेटेरिया यानी स्टिग्मा, जलधनिया जिसे कहते हैं रेन्यूसेल्कस और आदि में विषमपर्णी यानी हेथ्रोफाइली दशा होती है। इसमें जल निगम्न पत्तियां अधिक लंबी तथा कटी फटी होती हैं। जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां अथवा वायवी पत्तियां चौड़ी व पूर्ण होती हैं। यह अनुकूलन प्रकाश प्राप्ति के लिए होता है। जल निगम्न पौधों की कटी फूटी पत्तियां अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अब आपके बीच हम बताएंगे चौथा नंबर होगा पुष्प व बीज में अनुकूलन। तो चौथा नंबर है आपके बीच पुष्प व बीज में अनुकूलन। तो आप बताइए कि जल निगम्न पौधों में प्रायः पुष्प उत्पन्न नहीं होते, जहाँ पर पुष्प उत्पन्न होते हैं उनमें बीज नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप पूरी 100% के साथ कह सकते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने का मौका मिल जाएगा और आपका परीक्षा में अंक 0 रहेगा।